हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न संख्या 1 का हल। प्रश्न संख्या 1 में कहता है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है प्रश्न संख्या 1 में आपका ईएफ का वैल्यू जो है वर्ग सेंटीमीटर में लिख दिया गया था, क्योंकि ये ईएफ जो है किसी त्रिभुज डीईएफ की ईएफ भुजा की लंबाई दी हुई है सिर्फ। तो लंबाई को हम सिर्फ एक ही इकाई में डिनोट करते हैं, मतलब सेंटीमीटर है तो सिर्फ सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे। ये जो है वर्ग इकाई में डिनोट कर दिया है, ठीक है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है बुक में गलत लिखा हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसे हमने सुधार करके लिख दिए हैं कि यहाँ जो है ईएफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 15.4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गलत है, आप लोग भी अपने बुक में क्या करेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन पे ईएफ का वैल्यू दिया हुआ है और बीसी का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। और त्रिभुज एबीसी दोनों और त्रिभुज डीएफ क्या है, समरूप है और इनके क्षेत्रफल जो है क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप लोग देखे होंगे प्रमेय 6.6 को। तो प्रमेय 6.6 में हमने क्या बताए थे, एनसीईआरटी प्रमेय 6.6 में कहता था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है। आप लोग यदि नहीं देखें इस प्रमेय को तो मेरे चैनल पे जाइए, जस्ट इसके पहले का जो वीडियो है, अभी इसके पहले जो लास्ट वीडियो डाला हुआ है वो एनसीईआरटी प्रमेय 6.6 का ही है। तो आप लोग वहाँ से जा करके उस प्रमेय को समझ सकते हैं। उसके बाद वापस यहाँ इस प्रश्न में आके इसको समझिएगा। तो जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है, हम पहले फिगर बनाएंगे कि दो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, डीईएफ। क्लियर है। तो त्रिभुज लिखेंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। क्लियर है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, प्रश्न में दिया हुआ है। तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 वर्ग सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना दिया हुआ है, 121 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज जो है हमारा, है ना, इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर है। और इनकी एक भुजा और क्या दिया हुआ है, ईएफ। ईएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15.4 सेंटीमीटर। तो ईएफ हमारे किस त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज डीईएफ की। तो ये 15.4 है। क्लियर है। तो हमें निकालना क्या है, बीसी को ज्ञात करना है। तो बीसी हमारा त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। तो एबी भुजा के संगत डीई भुजा यहाँ पे आ रहा है। एबी भुजा का संगत कौन सा भुजा है, डी भुजा है। क्लियर है। और ठीक उसी तरह से बीसी भुजा का संगत कौन सा है, ईएफ भुजा है। और एसी का डीएफ है ना। तो मतलब देखिए यहाँ ए बी, तो ये ए बी है और ये डीएफ है। ये बीसी है, ये डी बीसी और ये डी। क्लियर। और सी एसी और डीएफ, ये एसी और ये डीएफ। ठीक है। तो ये भुजाएं संगत जो है क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपाती भी होती है। तो यहाँ हमें अनुपाती को नहीं लेके चलना है, हमें क्या लेके चलना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप एनसीईआरटी प्रमेय 6.6 से, लेकिन हम लिख देते हैं प्रमेय को ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्या कहता है एनसीईआरटी प्रमेय 6.6 में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ हमें ईएफ है ना, त्रिभुज डीईएफ में ईएफ भुजा और त्रिभुज एबीसी की बीसी भुजा। तो हम ध्यान से देखें कि दोनों बीसी और ईएफ संगत है या नहीं।
तो ये BC और ये EF, चूँकि दोनों क्या है, संगत भुजाई है, और इसमें एक भुजा की लंबाई हमें दी हुई है और दूसरे संगत भुजाई की लंबाई को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF बराबर क्या लिख सकते हैं कि ABC में BC भुजा, क्योंकि हमें BC की लंबाई निकालनी है, तो BC और बटे त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल में कौन सा, त्रिभुज DEF में EF भुजा, क्योंकि EF की लंबाई हमें दी हुई है, तो इसके वर्ग अनुपात है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। ये आगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा BC की संगत EF, तो BC बटे EF मतलब BC भुजा का EF भुजा के साथ अनुपात का स्क्वायर के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 64 वर्ग सेंटीमीटर, या यहाँ से करके लिखिए 64 वर्ग सेंटीमीटर, और बटे DEF का क्या दिया हुआ है, 121 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर BC बटे EF का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15.4 है, हम भर देते हैं 15.4, इसका स्क्वायर है। तो चूंकि हमारा ये जो है राइट साइड में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को यदि हम हटाएंगे तो हमारा लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 64 बचे 121, ये वर्ग सेंटीमीटर, ये भी वर्ग सेंटीमीटर, अंडर रूट में बराबर क्या आ जाएगा, BC बटे 15.4। तो चूंकि हम 64 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारा 8, और उसी तरह से 121 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, बराबर कितना हो जाएगा BC और बटा में 15.4। क्लियर है। तो यहाँ से यदि हम BC का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू 15.4 और गुना में चला जाएगा 8 और भाग में क्या आ जाएगा 11। क्लियर है, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो जब इसके साथ गुना होगा तो बाद में इधर आकर के भाग में, तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। 11 से भाग देंगे तो ये एक बार में 11 के में 11 और यहाँ 4, 11 चौके 44, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ बैठा देंगे, तो 1 दशमलव क्या आ गया 4, मतलब 1.4 आ गया यहाँ काट करके। और जब BC का वैल्यू निकालेंगे तो इतना गुना इतना कर देंगे, मतलब 14 गुने 8, 14 8 ही बलयोतर से 112, ठीक है। और दशमलव के बाद एक अंक है नहीं, तो यहाँ एक अंक के बाद हम दशमलव क्या करेंगे, बैठा देंगे, तो क्या आ गया आंसर 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें BC का वैल्यू निकालना था इस प्रश्न में, आप देख सकते हैं, जिसे हम निकाल चुके हैं, और वो क्या आया है वैल्यू हमारा 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। प्रश्न में ये ध्यान दीजिएगा कि हाँ जो था आपका प्रश्न में गलत लिखा हुआ था उसको सुधार अवश्य लीजिएगा। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 1 को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।